हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है साक्षर ऑनलाइन लर्निंग में। मैं हूं निखिल रघुवंशी और आज फिर आप सबके लिए हिस्ट्री का एक नया बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जो कि आपका बीए थर्ड ईयर के लिए है। आज का जो वीडियो है वो आपका आर्थिक मंदी के ऊपर है। आर्थिक मंदी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्थिक मंदी को और किन किन नामों से जाना जाता है। आर्थिक मंदी के साथ साथ हमारे कई इतिहासकारों या अर्थशास्त्रियों ने इस स्थिति को महामंदी या भीषण मंदी का नाम भी दिया है और कई यूरोपियन अर्थशास्त्रियों ने इसे द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा है। तो ये मंदी क्या थी, कब हुई, इसके क्या कारण रहे, क्या परिणाम निकले और उससे क्या क्या प्रभाव हुए पूरे विश्व को या यूरोप, उन सभी पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। महामंदी 1929 से लेके 1940 तक हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें तो 1929 से लेके 1933 तक इस महामंदी का सबसे विकराल रूप था। अब ये महामंदी किस प्रकार से उत्पन्न हुई, इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भूमिका देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ये महामंदी जो थी 1929 से लेके 1933 तक और उससे आगे भी इसे देखा गया, और ये समय जो है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात का है। सभी देशों ने अपनी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के प्रयास आरंभ कर दिए थे। आप सबको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध में अरबों खरबों का जो नुकसान हुआ था पूरे विश्व का, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे यूरोप के अलावा अन्य महाद्वीपों के छोटे बड़े देश हों, सबकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। किसकी वजह से? प्रथम विश्व युद्ध की वजह से। प्रथम विश्व युद्ध में जिन देशों ने भाग लिया था उनमें लगभग सभी देशों को भारी हानि उठानी पड़ी थी, क्योंकि विश्व युद्ध के कारण अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। आप सबने देखा होगा कि पहली जो वीडियो थी जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम देखे थे, उसमें हमने बताया था कि कितने हजार करोड़ का नुकसान पूरे विश्व को हुआ था और कितने की संपत्ति नष्ट हुई थी इस भीषण युद्ध में। 1929 ईस्वी में अचानक परिस्थितियों में बड़े परिवर्तन हुए, यानी पूरा विश्व या मंदी के दौर से गुजरने लगा। विश्व में आर्थिक संकट आरंभ हो गया। इस मंदी का प्रभाव अमेरिका से हुआ। उस समय पर समृद्ध अमेरिका और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज थी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मंदी थी या ये आर्थिक संकट था उसको देखा गया। अब उसको देखा गया, उसके कुछ कारण भी रहे होंगे, तो आइए उन्हीं कारणों को अब समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट आता है, मतलब पहला कारण आता है इस महामंदी का, वो है सोने में असंतुलन या सोने में कमी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश थे, चाहे वो हारे हुए हों या जीते हुए हों, सबकी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी थी, जिसके कारण उन्होंने भारी मात्रा में ऋण लिया। ऋण किससे लिया? अमेरिका से लिया, जिसकी वजह से उन्हें अब अपने ऋण को चुकाने के लिए अमेरिका को सोना देना पड़ा, जिससे अमेरिका के पास सोना जाता रहा और उन देशों की स्थिति और बुरी होती रही। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में जो भी नुकसान हुआ था फ्रांस का, फ्रांस ने उस नुकसान की भरपाई की वसूली सोने के रूप में की, जिससे अब ये दो देश थे, एक अमेरिका और एक फ्रांस, जिसके पास सोना बहुत अधिक मात्रा में हो गया और बाकी के देशों के पास सोने की कमी आ गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बुरी होती चली गई, क्योंकि उस समय पर ऋण के बदले में अधिक सोना लिया जा रहा था, जिससे सोने की कीमत मानो कम हो गई और इस प्रकार सोने में असंतुलन आ गया। अगला पॉइंट या अगला कारण आता है क्षतिपूर्ति की राशि। क्षतिपूर्ति की राशि का मतलब है नुकसान की भरपाई की राशि, यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो भी नुकसान हुआ उत्तरदायी उन देशों को माना गया जो देश हारे थे या जर्मनी की तरफ थे। अब उनके ऊपर वर्साई की संधि में अलग अलग तरीके के कई सारे जुर्माने थोप दिए गए। अब जो हारे हुए देश थे उन देशों को जीते हुए देशों की क्षतिपूर्ति करनी थी। अब क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने अपनी राशियां बढ़ा दी, यानी जो जीते हुए देश थे और जिनकी क्षति हुई थी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त करने के लिए अपनी क्षति को बढ़ा दिया, यानी कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा नुकसान दिखा दिया वर्साई की संधि में, जिसकी वजह से अब जो छोटे देश थे उनको क्षतिपूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ रहा था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से खराब हो गई। अगला तीसरा पॉइंट आता है चांदी की सप्लाई का बढ़ना। ऐसा माना जाता है कि चांदी की उस समय पर जो सप्लाई थी बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से चांदी की वैल्यू कम हो गई थी, यानी चांदी जब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आसानी से मिलने लगी तो चांदी की वैल्यू कम हो गई, जिसकी वजह से चांदी की बनने वाली मुद्रा जितनी भी थी उनकी वैल्यू भी कम हो गई, यानी उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई।
और धीरे धीरे वहाँ पर क्या है, क्रय शक्ति कम होती चली। यानी वहाँ पर जब भाई जो चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ पर तो उसका रेट तो अपने आप कम हो जाता है। तो उस समय पर सोना तो सिर्फ किसके पास था, अमेरिका और फ्रांस के पास था, और इन सब के पास, बाकी के पास क्या थी, चांदी थी, जिसकी वजह से चांदी की वैल्यू कम हो गई। इसी प्रकार अगला, तो ये भी एक क्या है, महामंदी का मुख्य कारण माना जाता है। चांदी उन सबके पास, और अगर उनको उस चांदी को किसी और को देना होता था, यानी कि भुगतान के रूप में, पैसों के रूप में, व्यापार के बदले में, तो कोई चांदी लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सबके पास भरपूर मात्रा में चांदी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर महामंदी का कारण आया और यहाँ पर व्यापार नहीं हो पाया। इसी प्रकार अगला चौथा पॉइंट आता है वॉल स्ट्रीट की समाप्ति। वॉल स्ट्रीट क्या है, तो ये अमेरिका का शेयर बाजार है, जैसे कि हमारे भारत का भी शेयर बाजार है, तो ये अमेरिका का शेयर बाजार है। और इसकी अगर हम बात करें तो 23 अक्टूबर 1929 के दिन अमेरिका के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। जितनी भी कंपनियां थी उन सभी के शेयर्स बुरी तरीके से गिर गए, यानी बहुत कम हो गए। और इस आर्थिक संकट, या अगर हम कहें कि इस महामंदी का सामना करने के लिए वहां के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, या कंपनियों के मालिक थे, या सरकार थी जो आर्थिक रूप से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया कि भाई ये आर्थिक संकट क्या हो, खत्म हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका ने क्या किया, अमेरिकी सरकार और पूंजीपतियों ने इस पर काबू पाने के लिए दूसरे देशों में धन लगाना भी बंद कर दिया, और यानी दूसरी कंपनियों के ऊपर पैसा लगाना बंद कर दिया। और अमेरिका की सरकार ने दूसरे देशों को ऋण यानी कि कर्ज देना भी बंद कर दिया। और अगर ऋण दे भी रहे थे तो भारी मात्रा में दे रहे थे, और भारी मात्रा यानी कि ऊंचे ब्याज दर पर दे रहे थे, जिसकी वजह से बाहर के देश उससे ब्याज को नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी से मंदी आती जा रही थी, और यहाँ पर संकट और अधिक बढ़ता चला गया। और वॉल स्ट्रीट क्या हो गई, उस समय के लिए बिल्कुल उसका की समाप्ति हो गई, यानी वहाँ के शेयर पूरी तरीके से खत्म हो गए। बाहरी जो अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी अमेरिका से, वो भी खत्म हो गई, और उसका कारण भी क्या था, ये महामंदी। अगला आता है ब्रिटेन में आर्थिक संकट। अगला कारण आता है ब्रिटेन में आर्थिक संकट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भी माना जाता है। तो यूरोप में सबसे जो धनी या आर्थिक संपन्न देश था वो था ब्रिटेन, और ब्रिटेन में आर्थिक संकट हम देख सकते हैं। ब्रिटेन की राजधानी थी लंदन, और लंदन की अगर हम बात करें, उस समय पर लंदन जो था वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक केंद्र था, और पूरे ब्रिटेन का वहीं से ही आर्थिक संचालन होता था। जितनी भी कंपनियां थी, कंपनियों के हेड ऑफिस वो भी लंदन में थे, या जितने भी बड़े बड़े बैंक थे, बैंक के हेड ऑफिस वो भी लंदन में थे, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी लंदन में थी, जहां व्यापार पूरी तरीके से अस्त व्यस्त भी हो चुका था। ब्रिटेन की स्थिति मजबूत करने के लिए फ्रांस और अमेरिका के बड़े बड़े बैंकों ने ब्रिटेन के छोटे बैंकों को सहायता देनी शुरू कर दी, आर्थिक मदद देनी शुरू की, उनको ऋण भी दिया, भारी मात्रा में ऋण दिया, परंतु फिर भी ब्रिटेन का संकट खत्म नहीं हो सका, समाप्त नहीं हो सका, और ब्रिटेन और लंदन आर्थिक संकट में घिरता चला गया। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे कि आर्थिक मंदी या महासंकट आया विश्व के अंदर 1929 में, तो उस समय पर उस महामंदी के वजह से कौन कौन से और कैसे परिणाम निकले। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। गलती से संयोग हो गया, सहयोग समाप्त हो गया। अब जब यहाँ पर सभी देश इस आर्थिक संकट में थे तो वो किसी का भी सहयोग नहीं कर रहे थे। इसी प्रकार दूसरा परिणाम आता है, देशों ने राष्ट्रीय संघ के आदेशों को भुला दिया। आप सबको पता होगा, राष्ट्रीय संघ वर्साई की संधि के पश्चात राष्ट्रीय संघ बनाया गया था। उस राष्ट्रीय संघ के जो भी नियम थे, जो भी नीतियां थी, अब कई देशों ने उसको अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वो केवल अपना लाभ देख रहे थे, चाहे वो उचित तरीके से हो, चाहे वो अनुचित तरीके से हो, क्योंकि उन्हें अब राष्ट्रीय संघ के द्वारा किए गए कार्य उनके अनुसार नहीं लग रहे थे, और ये स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि सभी लोगों को अपने अनुसार चलना ही बेहतर लग रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने उस समय पर राष्ट्रीय संघ के आदेशों को अनदेखा कर दिया या भुला दिया। अगला तीसरा पॉइंट आता है, देशों में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। उग्र राष्ट्रवाद
यानी अपने ही देश या अपने ही राष्ट्र को महत्व देना। अब जब यहाँ पर सभी देशों में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई तो जितने भी देश थे वो केवल अपने ही देश के हित के लिए कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उग्र राष्ट्रवाद उभर कर आया। इसी प्रकार अगला आता है यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। राजनीतिक अस्थिरता मतलब जो देश थे उन देशों में जो सरकारें थी वो सरकारें उस समय के आर्थिक संकट या महामंदी से उभरने में नाकामयाब हुई, जिसकी वजह से वहां पर जो विपक्ष थे उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, लोगों के अंदर असंतोष फैलाना। इसी प्रकार पांचवा परिणाम निकला, देशों के बीच संदेह और अविश्वास को बढ़ावा मिला। जब सभी देश अपना अपना हित देख रहे थे, अपने अनुसार काम कर रहे थे, अपने को लाभ दे रहे थे, तो उस समय पर ये जो अविश्वास था दूसरे देशों के प्रति वो होना या ये जो संदेह था वो होना लाजमी था, जिसकी वजह से यहाँ पर अब एक देश दूसरे देश के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कोई भी कार्य कर रहा था तो वो उसे दूसरे देश को लग रहा था कि उसने ये अपने ही लाभ के लिए किया है। पांचवा आता है पूंजीवादी देशों में भारी असंतोष फैल गया। पूंजीवादी देश कौन से होते हैं? पूंजीवादी देश वो देश थे उस समय पर जो केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमीरों के अनुसार चल रहे थे, उद्योगों के अनुसार चल रहे थे, बड़े पूंजीपतियों के अनुसार चल रहे थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा समाज ऐसा भी था जिसके पास मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं थी, जिसमें हम बात करेंगे गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की। उनको अनदेखा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सब एक हो गए और पूरे समाज को देखने की बात कर रहे थे। इसी प्रकार अगला उसी से जुड़ा आता है, जनता साम्यवादी की ओर बढ़ने लगी। यानी अब यहाँ पर जनता का मानना था कि पूंजीपति की बजाय यहाँ पर सब को देखते हुए सरकार को किसी भी तरीके के कोई भी फैसले लेने चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर सिर्फ पूंजीपति या अमीरों को ना देखते हुए गरीबों के लिए भी कुछ ऐसे निर्णय या कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जो उनको भी एक सामान्य जीवन दे सके। इसी प्रकार अगला आता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नष्ट हो गया। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर जितने भी बाहर की विदेशी कंपनियां थी, विदेशी प्रोडक्ट थे, वो लोगों ने लेने बंद कर दिए और वो आत्मनिर्भर बनने लगे, जिससे कि उनका पैसा या उनके देश का पैसा बाहर ना जाए और उनकी वस्तुएं भी बिके। उनकी वस्तुएं बिकेंगी जिससे क्या होगा कि वहां पर जो लोग होंगे उनके पास वो वस्तु भी आ जाएगी और उनके देश की वो वस्तु बिक भी जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समाप्त होने लग गए। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय कम हो गई। अब राष्ट्रीय आय क्यों? क्योंकि पहले जब बाहर से भी इनकम आती थी और घरेलू इनकम भी होती थी और समग्र जो आय होती थी उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता था, लेकिन अब केवल यहाँ पर अपने एक व्यापार की आय ही मिल रही थी, जिसकी वजह से इनकम या राष्ट्रीय आय में कमी आ गई। इसी प्रकार अब हम 10वां देखते, बेरोजगारी बढ़ी और आर्थिक विनाश शुरू हुआ। जब यहाँ पर आर्थिक मंदी या महामंदी का दौर आरंभ हुआ तो उस समय पर ये जो स्थिति थी और ज्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि उस समय पर बाहरी और आंतरिक कई तरीके के उत्पादन या उद्योग समाप्त हो गए थे और लोग बेरोजगार बन गए थे। इसी प्रकार वहां पर उत्पादन नहीं हो रहा था तो अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ आर्थिक विनाश शुरू हो गया। तो ये तो थे विश्व में आर्थिक मंदी के परिणाम, यानी वो परिणाम जो उस समय पर 1929 से जो महामंदी या महासंकट उभर के आया था उसके आधार पर निकले थे। आगे हम उन प्रभावों को देख चलिए। अब हम आर्थिक मंदी या महामंदी के प्रभावों के बारे में समझते हैं जो उस समय पर हुए पूरे विश्व के अंदर और यूरोप के अंदर खासतौर। पहला आता है इसमें इंग्लैंड और ब्रिटेन पर प्रभाव। तो आपको जैसे कि हमने अभी परिणाम में देखा था कि ब्रिटेन का जो शहर था लंदन, वहाँ की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई थी। तो इसी प्रकार और भी कई सारे यहाँ पर आर्थिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर 1925 में ब्रिटेन ने इंग्लैंड की या ब्रिटेन की जो करेंसी है पौंड की उन्होंने वैल्यू बढ़ा दी, यानी उसका मूल्य ऊंचा कर दिया। जब उनके पौंड की वैल्यू ऊंची होगी तो इंग्लैंड या ब्रिटेन में मिलने वाली वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी, यानी उनको भी खरीदने के लिए अधिक पैसा देना होगा। अब उनकी जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो बाहर के देशों में उनके खरीदार नहीं मिलेंगे या इतनी महंगी चीज को उतना खरीदा नहीं जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इंग्लैंड या ब्रिटेन के उद्योग पे सीधा असर पड़ेगा और सीधा असर पड़ेगा। और फिर साथ ही आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध यानी कि
युद्ध के बाद इंग्लैंड के ऊपर भारी आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुआ था। इसी के साथ साथ इंग्लैंड के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को भी मुक्त करा दिया गया था वर्साई की संधि के बाद, क्योंकि उस समय पर यह था जितने भी उपनिवेश थे इंग्लैंड से कुछ को छोड़कर बाकी के उपनिवेश इनसे मुक्त करा लिए गए थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर दो तरफा प्रभाव पड़ा। एक तो इनकी वस्तुएं नहीं बिक्री, दूसरे इनसे जो साधन थे वो भी छीन लिए गए, जिसकी वजह से अब इंग्लैंड और ब्रिटेन ने राष्ट्रसंघ की बातों को मानने से इनकार कर दिया। अगला आता है विचारधारा में असमानता। विचारधारा में असमानता का अर्थ उस समय से है जब यहाँ पर राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना जब वर्साई की संधि के बाद हुई थी तो उस समय पर यह बात कही गई थी कि जितने भी फैसले लिए जाएंगे सबकी सहमति से लिए जाएंगे, लेकिन लेगा कौन? राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनका फैसला करेगा, जिससे कि छोटे बड़े सभी देश एक समान हो सके। यहाँ पर कोई भी शक्तिशाली देश शक्तिहीन देशों का शोषण ना करे। जो शक्तिशाली देश थे उन्होंने राष्ट्रसंघ को महत्व नहीं दिया, उनकी बातों को नहीं माना, या ये कहें कि उनके जितने भी फैसले थे उनको रद्द कर दिया। इसी प्रकार जर्मनी पर प्रभाव। जर्मनी पर प्रभाव की बात करें तो आर्थिक संकट का सबसे अधिक असर था वो जर्मनी के ऊपर और जर्मनी के आयात निर्यात के ऊपर ही देखा गया। इससे क्या हुआ? उनका जितना भी लेन देन था जर्मनी का वो समाप्त हो गया। 1932 ईस्वी तक जर्मनी में बेरोजगारी की संख्या 60% से ऊपर पहुंच गई। जर्मनी की जो सरकार थी उस समय की, उसको उसी समय पर अपने ही जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा, और उसी बीच एक महानायक बन के आते हैं हिटलर। हिटलर क्या करते हैं, वहाँ पर जितने भी गरीब होते हैं, जितने भी निर्धन होते हैं, जितने भी बेरोजगार होते हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं, और उन सबको इकट्ठा करने के बाद एक बहुत बड़ा समूह बनाते हैं और उस समय की तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते। जर्मनी की इस स्थिति का लाभ उठाया हिटलर ने और सरकार को बदनाम किया। उसने बेरोजगारों को अपने साथ मिला लिया। इसी प्रकार जर्मनी के बैंक आर्थिक संकट के कारण बर्बाद हो गए थे, और जर्मनी के ऊपर जो वर्साई की संधि के समय पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे और जो भी उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, अब वो इस लायक नहीं था कि वो उस जुर्माने को भर सके सभी देशों के अनुसार, जिसकी वजह से जर्मनी के हिटलर ने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्माना नहीं दे सकता, और पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो ये भी प्रभाव महामंदी के कारण आया। अगला आता है चौथा पॉइंट, सैनिक शक्ति की कमी। राष्ट्रसंघ वो शक्तिहीन था। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी शक्ति नहीं थी। अपनी शक्ति का मतलब है अपनी सेना नहीं थी। उसको सेना दी जाती थी, जितने भी सदस्य देश थे वो सब थोड़ा थोड़ा सेना देके एक बहुत बड़ी सेना बनाते थे जो एक शांति सेना होती थी। परंतु राष्ट्रसंघ के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं थी, जिसकी वजह से अपने आदेशों को लागू वो नहीं करवा पा रहे थे सभी देशों के ऊपर। छोटे देशों पर तो चलो ठीक है, दबाव डाल के वो शक्ति के आधार पर सभी बातों को मनवा भी लेते थे, परंतु जो शक्तिशाली देश थे उनके ऊपर वो दबाव डाल के भी काम नहीं करवा सकते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो शक्तिशाली देशों ने राष्ट्रसंघ को महत्व देना कम कर दिया और राष्ट्रसंघ की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो गई और धीरे धीरे राष्ट्रसंघ समाप्त। अब हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण की समस्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। जब राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी तो उस समय पर शस्त्रों की होड़ को कम करने के लिए राष्ट्रसंघ ने कई नियम बनाए। राष्ट्रसंघ ने विश्व शांति की स्थापना के लिए सभी राष्ट्रों को शस्त्रों में कटौती करने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शस्त्र रहेंगे, शस्त्रों की होड़ बढ़ेगी तो ये सबसे बड़ा युद्ध का कारण बन सकता है। कोई किसी से डरेगा ही नहीं, सबके पास हथियार होंगे शक्तिशाली। तो इन्होंने कहा कि इन युद्धों को कम करने के लिए शस्त्रों को खत्म कर दिया जाए या कम से कम बनाया जाए, इससे ये तनाव कम हो सकेगा। लेकिन महाशक्तियों ने शस्त्रों के निर्माण की होड़ को जारी रखा और राष्ट्रसंघ अपने उन उद्देश्यों में, उन नियमों में सफल नहीं हो सका जिसके द्वारा वो एक अच्छा विश्व तैयार कर सकता था। लेकिन यहाँ पर शक्तिशाली देशों ने निशस्त्रीकरण का पालन नहीं किया। ये प्रभाव देखा गया। आगे दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ इन्हीं हथियारों की वजह से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय संघ की ओर से किए गए कार्य या सफलताएं, वो चाहे प्रशासनिक हो या बचाव। राष्ट्रसंघ ने प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम तो किए, लेकिन उनको महत्व कम दिया गया। कई क्षेत्रों को उन्होंने मुक्त कराया, कई क्षेत्रों से नियंत्रण कम करवाया। जैसे कि अगर हम बात करें, एक क्षेत्र था जिसे कहते हैं सार घाटी, और इस सार घाटी को जर्मनी को दिया, लेकिन कैसे? सबकी सहमति। इसी प्रकार हम बात करेंगे कि एक और था डेजिंग बंदरगाह को राष्ट्रसंघ ने एक स्वतंत्र नगर, स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी उनको मुक्त करा दिया। तो ये प्रशासनिक कार्य उनके द्वारा किए गए थे। इसी प्रकार अगर हम बचाव के कार्यों की बात करें तो राष्ट्रसंघ ने जर्मनी के उपनिवेशों यानी जर्मनी के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र थे उनमें कुछ ऐसे नियम लागू किए, कुछ ऐसे नीतियां लागू करी जिससे वहां के लोगों का कल्याण भी हो और उनकी उन्नति भी हो सके। ये सारी चीजें राष्ट्रसंघ द्वारा शुरू की गई थी। विभिन्न देशों और राष्ट्रसंघ ने
एक स्थायी संरक्षण आयोग बनाया गया जिसका कार्य सभी देशों, छोटे बड़े या सभी महाद्वीपों के देशों के हित के लिए काम करना था। यानी ये एक ऐसा आयोग था जो सबके विकास के लिए, सबके हित के लिए काम करने वाला था। तो ये कुछ ऐसे प्रभाव यहाँ पर निकल गए। अंत में आता है निष्कर्ष कि भाई जो ये महामंदी आई उसका क्या निष्कर्ष निकला। तो सभी देशों में लगभग आर्थिक मंदी छा गई, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। चलो ठीक है, बड़े देशों ने तो अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल लिया। एक लंबे समय बाद उनकी अर्थव्यवस्था वापस वैसी हो पाई। तो ये था हमारा एक थर्ड ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस साल भी आने की पूरी संभावना है। एक बार इसे बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हमारी ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें आप, जिससे कि मैं आप सबके लिए और भी वीडियोस लेके आता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है आप वो पर्सनली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी इस चीज को समझ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे द्वारा बनाई गई जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक बाय बाय, केयर, जय हिंद।